हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल मिशन सक्सेस 2.0 पर। जी दोस्तों, आज हमारा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का पार्ट सेकंड आपके बीच मौजूद है। और दोस्तों, चूंकि हम पार्ट फर्स्ट आपको करा चुके हैं जिसमें हमने आपको अभिप्रेरणा के अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार, सोपान और स्रोत कराए थे। दोस्तों, आज हम आपको सिद्धांत कराने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी सरल भाषा में, काफ़ी सरल लैंग्वेज में आपको सिद्धांत समझाने के लिए मैं आया हूं। और दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक समझना। और हाँ दोस्तों, चूंकि हमने पार्ट फर्स्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछे थे, उनके जवाब भी आज हम आपको देंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। पहला सिद्धांत है दोस्तों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। दोस्तों, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। दोस्तों, मैकडूगल ने दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत था क्या? इस सिद्धांत पर उन्होंने मूल प्रवृत्तियों पर जोर दिया था। दोस्तों, मूल प्रवृत्तियां जो है मनुष्य में जन्मजात पाई जाती हैं, अर्थात उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो सार्वभौमिक होती हैं और इसकी मात्रा सभी मनुष्य में अलग अलग पाई जाती है। यानी मूल प्रवृत्ति, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। संवेग होता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि संवेग और मूल प्रवृत्तियां आपस में घनिष्ठ संबंध है। संवेग पहले आते हैं और मूल प्रवृत्तियां बाद में आती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कल मैं एक जंगल में गया था। दोस्तों, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके लिए। कल मैं एक जंगल में गया था, वहां अचानक एक जंगली जानवर मेरे सामने आ गया। उसको देखकर मुझे भय लगा, अर्थात डर। तो दोस्तों, यहाँ भय जो है, भय संवेग है और उसको देखकर मैंने वहाँ से पलायन कर दिया। पलायन दोस्तों मूल प्रवृत्ति है। पुनः समझें कि मैं उस जंगली जानवर को देखकर डर गया, अर्थात भय संवेग से पीड़ित होकर पलायन कर दिया, अर्थात पलायन मीन्स मूल प्रवृत्ति। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है। और इन्होंने इस सिद्धांत में, कारण क्या है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 भागों में बांटा है, अर्थात 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहे आपके। दोस्तों, पहला संवेग उन्होंने बताया है भय, जिसकी मूल प्रवृत्ति है पलायन। दूसरा है दोस्तों क्रोध, इसकी मूल प्रवृत्ति है युद्धोत्साह। तीसरा संवेग है दोस्तों घृणा, इसकी मूल प्रवृत्ति है अप्रियता। चौथा दोस्तों संवेग है वात्सल्य, इसकी मूल प्रवृत्ति है संतान कामना। पांचवा संवेग है करुणा, इसकी मूल प्रवृत्ति है संवेदना। छठवां संवेग है कामुकता, इसकी मूल प्रवृत्ति है काम प्रवृत्ति। सातवां संवेग है आश्चर्य, इसकी मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। आठवां संवेग है आत्महीनता, इसकी मूल प्रवृत्ति है स्वयं को नापसंद करना। दोस्तों, नौवां जो संवेग है वो है आत्माभिमान, इसकी मूल प्रवृत्ति आत्म प्रदर्शन। 10वां जो आपका संवेग है वो है एकाकीपन, इसकी मूल प्रवृत्ति सामूहिकता का भाव। दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 11वां जो है संवेग है भूख, इसकी मूल प्रवृत्ति भोजन अन्वेषण। 12वां जो संवेग है वो है अधिकार भावना, इसकी मूल प्रवृत्ति संचय प्रवृत्ति। 13वां जो संवेग है वो है रचनाभूति, इसकी जो है मूल प्रवृत्ति दोस्तों रचनात्मकता। 14 नंबर जो है दोस्तों आमोद है, उसकी मूल प्रवृत्ति है हास्य। तो दोस्तों, ये प्रत्येक को हमको समझना पड़ेगा कि संवेग पहले आते हैं, मूल प्रवृत्ति बाद में आती है। पुनः समझे, संवेग पहले आते हैं, मूल प्रवृत्ति बाद में आती है। तो दोस्तों, जैसे मैं आप इसमें से कोई सा उदाहरण ले लेता हूँ, मान के चलिए 14 ले लेता हूँ। एक औरत है जिसने बच्चों को जन्म नहीं दिया है, अथवा जिसके बच्चे नहीं हैं। तो दोस्तों, किसी दूसरे बच्चे को देखकर उसके मन में जो संतान कामना होगी वो उसकी मूल प्रवृत्ति होगी, लेकिन जो बच्चा चाहेगी वो वात्सल्य होगा। तो दोस्तों, वात्सल्य संवेग होगा और संतान कामना उसकी मूल प्रवृत्ति होगी। दोस्तों, प्रत्येक के उदाहरण हैं। और हाँ, यहाँ आप उदाहरणों द्वारा ही समझें, क्योंकि जो सीटेट वगैरह परीक्षा है उसमें ये संवेग मूल प्रवृत्ति इससे सीधे सीधे नहीं पूछे जाते कि भय का मूल प्रवृत्ति क्या है, घृणा की मूल प्रवृत्ति क्या है, इस तरह नहीं पूछे जाते। वहाँ आपको एक उदाहरण देगा और पूछेगा ये किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, अथवा इसका कौन सा संवेग हावी हो रहा है। ओके दोस्तों, आशा है आप समझे होंगे। और आपको किसी का भी एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे आप सूचित करें कमेंट बॉक्स में। जी दोस्तों,
दूसरा सिद्धांत ले लेते हैं दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। दोस्तों इन्होंने भी मूल प्रवृत्तियों पर जोर दिया था और अचेतन मन पर जोर दिया था, अर्थात इन्होंने अचेतन मन की दमित इच्छाओं पर जोर दिया था। इनका मानना था कि जिस कार्य को करने से सुख पैदा होता है, सुख उत्पन्न होता है, उस कार्य को हम करते हैं, उस कार्य से हमें प्रेरणा मिलती है। दोस्तों इन्होंने दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी, सकारात्मक और नकारात्मक। इन्होंने बताया था सकारात्मक जो मूल प्रवृत्ति होती है वो हमको उत्थान की तरफ ले जाती है, अर्थात हम उसकी वजह से जिंदगी में तरक्की कर पाते हैं और उन्नति कर पाते हैं। वहीं विध्वंसकारी जो मूल प्रवृत्ति है उसकी वजह से हमारी अवनति होती है, हमारा पतन होता है, अर्थात ये नकारात्मक होती है और ये तो पॉजिटिव है ही है, अर्थात इससे हम आगे बढ़ते हैं, उत्थान होता है, हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रहे कि दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति सिगमंड फ्रायड ने दी हैं, सकारात्मक और विध्वंसकारी। मैकडूगल ने 14 दी हैं। दोस्तों मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत इसको दिया था अब्राहम मैस्लो ने। दोस्तों यहाँ जो जोर दिया गया है वो आवश्यकता पर जोर दिया गया है, इन्होंने आवश्यकता पर जोर दिया है। इनका मानना था अब्राहम मैस्लो का कि जब आवश्यकता होती है तभी हम प्रेरित होते हैं उस कार्य को, किसी कार्य को करने के लिए, अर्थात आवश्यकता न्यून होने पर ही हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन्होंने आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा। आत्मसिद्धि, दोबारा सुना दोस्तों जी। दोस्तों आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता और दोस्तों शारीरिक आवश्यकता। अब्राहम मैस्लो ने अपने सिद्धांत मांग या आवश्यकता के सिद्धांत में आवश्यकताओं को 5 प्रकार से बांटा है और इनमें सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और दोस्तों सबसे जो निम्न स्तर है वो आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। दोस्तों इनका कहना है कि शारीरिक आवश्यकता जानवरों और मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है, अर्थ है इन्होंने शारीरिक आवश्यकता को सबसे निम्न स्तर दिया है और आत्मसिद्धि की आवश्यकता को सबसे उच्च स्तर दिया है। दोस्तों सुरक्षा, सम्मान, स्नेह हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलें। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस सिद्धांत को स्व यथार्थीकरण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दें, अब्राहम मैस्लो जी के मांग या आवश्यकता अभिप्रेरणा के सिद्धांत, मांग या आवश्यकता के सिद्धांत को स्व यथार्थीकरण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सक्रियता के सिद्धांत पर। सक्रियता का सिद्धांत सोले सबरी और मेलगोव ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? सोले सबरी व मेलगोव ने दिया था। इनका कहना था कि व्यवहार में दक्षता होनी चाहिए, व्यवहार में दक्षता होनी चाहिए। यदि आपके व्यवहार में दक्षता है तो वह व्यवहार कार्य करने में आपको सक्रिय रखता है। यानी इनका कहना था अगर व्यवहार में दक्षता है तो आप प्रेरित होते हैं और वह आपको सक्रिय रखने में मदद करता है। ये सक्रियता का सिद्धांत कहलाता है, अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं प्रणोद। अभिप्रेरणा का प्रणोद सिद्धांत दिया था CL हल ने। इसमें क्या है दोस्तों, प्रणोद जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि आपका जो है प्रणोद का अर्थ चालक है, अर्थात हमने 3 भाग बताए थे उसमें आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। आवश्यकता, चालक, उद्दीपक, उसके अंग बताए थे, उसके प्रकार, उसके भाग बताए थे। दोस्तों इनका कहना ये है CL हल महोदय का कि आप में प्रेरणा तब जागेगी या आप प्रेरित तब होते हैं जब आपको कोई चालक होता है, आपको कोई प्रेरित करता है। जैसे आपकी भूख है, भूख आपको प्रेरणा देगी, तब भूख के लिए आप कार्य करेंगे, भूख के लिए आप कार्य करेंगे और कार्य करेंगे तो भूख लक्ष्य तक आप पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने आपको भोजन वाला उदाहरण दिया था, प्यास वाला उदाहरण दिया था कि अगर आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई, अर्थात आवश्यकता है, दोबारा ध्यान दें, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई, आवश्यकता है। चालक क्या है? चालक क्या है? पानी। चालक क्या है? प्यास। और प्यास, चालक क्या है? प्यास। जब प्यास के लिए आप कार्य करेंगे, क्रिया करेंगे, तो आप लक्ष्य यानी उद्दीपक, प्रोत्साहन, पानी तक अवश्य पहुंचेंगे। तो दोस्तों इनका कहना यह है कि आवश्यकता हुई तभी चालक कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों
उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत ये मैक्लेलैंड ने दिया था। इनका कहना ये था कि उपलब्धि में इच्छाओं की बढ़ोतरी होती है, अर्थात मनुष्य का स्वभाव यही है। जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा, प्रेरणा होगी, अभिप्रेरणा होगी, तो आपकी इच्छाओं में बढ़ोतरी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आज मेरे पास साइकिल है, कल मैं मोटरसाइकिल खरीदना चाहूँगा, उसके बाद कार पर आना चाहूँगा, उसके बाद उससे अच्छी यानी अच्छे प्रकार की कार खरीदूंगा, अर्थात इच्छाओं में बढ़ोतरी होना। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, मानकर चलिए कि मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता हूँ अब, तो मैं प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में जाना चाहूँगा, उच्च से आपका इंटर कॉलेज में जाना चाहूँगा, इंटर कॉलेज में पढ़ाने के अलावा उससे आगे की सोच रखूँगा, अर्थात डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ उन्होंने उपलब्धि में इच्छाओं की बढ़ोतरी के बारे में कहा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। लेविन का सिद्धांत। लेविन का सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया। इन्होंने वातावरण पर जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि वातावरण अगर उत्साहपूर्ण होगा, अगर वातावरण अच्छा होगा तो उसमें उत्साह रहेगा, हम तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचय होगा। वहीं अगर वातावरण भयपूर्ण हुआ तो हम उसमें नकारात्मकता से प्रभावित हो जाएंगे और हमारे अंदर निराशा घर कर जाएगी और हम उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकेंगे। वातावरण सही होने पर, उचित होने पर हम उसके साथ सामंजस्य समायोजन बिठा लेते हैं। और दोस्तों इसी सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अर्थात वातावरण उचित रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, संतुलन स्थिर सिद्धांत। संतुलन स्थिर सिद्धांत ये आपका दिया था चैपलिन, एप्पल और कोकर ने। दोबारा देखें, चैपलिन, एप्पल और कोकर ने। इनका कहना यह था कि व्यक्ति के व्यवहार में संतुलन जरूरी है। व्यक्ति के व्यवहार में संतुलन जरूरी है, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे व्यवहार में असंतुलन नहीं होना चाहिए। हम किसी लक्ष्य तक या किसी कार्य को तभी अच्छी तरह संपादित कर सकते हैं जब हमारे व्यवहार में संतुलन होगा। ऐसा कहना था चैपलिन, एप्पल और कोकर का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत ये दिया था सोलोमन और कॉर्बेट ने। सोलोमन और कॉर्बेट ने। इनका कहना था कि दो विरोधी प्रक्रियाओं में दो विरोधी भावनाओं से व्यक्ति प्रभावित होता है, अर्थात अगर उसको सुख की प्राप्ति करनी हो, दुख से दूर रहना है, तो वो प्रेरित होगा और कार्य करेगा। विरोधी प्रक्रिया अर्थात दो विपरीत भावनाओं से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। अगर उसको सुख प्राप्त करना हो, दुख से दूर रहना, तो व्यक्ति काम करेगा, अभिप्रेरित होगा, मोटिवेट होकर आगे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा और करेगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रोत्साहन सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत दिया था वोल्फ और फोकमैन ने। इन्होंने कहा था दोस्तों, इनका कहना था, जिस तरह से मैंने यहाँ आपको चालक और प्रणोद बताया ना, इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी प्रोत्साहन, अर्थात लक्ष्य अथवा उद्दीपक। इनका कहना यह था कि जो इच्छा हमारे स्वयं के अंदर से उत्पन्न होती है वो सकारात्मक होती है, और जो इच्छा दूसरे व्यक्तियों द्वारा दी जाती है वो नकारात्मक होती है। सकारात्मक इच्छा जो हमारे अंदर की इच्छा से, अर्थात स्वयं की इच्छा है, तो हम उस कार्य को अभिप्रेरित होकर करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। और जो दूसरे लोगों के द्वारा, अर्थात दूसरों से जो हमें जो सलाह मिलती है, उसके द्वारा हम नकारात्मक हम पे प्रभावित करती है, अर्थात नकारात्मकता से हम प्रभावित होते हैं। इसलिए हमको स्वयं की इच्छा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ओके दोस्तों, आशा है आप इस सरल भाषा में समझे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्ति और संवेगों से संबंधित अगर आपको कोई सा मूल प्रवृत्ति समझ में नहीं आया हो, तो उसका उदाहरण मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में। जी दोस्तों, आशा है आप इनको समझे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अभिप्रेरणा की विधियों पर। जी दोस्तों, अभिप्रेरणा की कुछ विधियां आपके सामने हैं, जिनको आप भली भांति जानते भी हैं और इसमें समझाने की आवश्यकता भी नहीं, समझ लेते हैं। फिर थोड़ा सा रुचि। दोस्तों, अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें रुचि होनी चाहिए। सफलता, अर्थात शिक्षक द्वारा बच्चे को सफल किया जाना चाहिए, तभी उसके अंदर
मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा जागेगी। प्रतिद्वंदिता, सही प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। सामूहिक कार्य द्वारा अभिप्रेरणा जगती है, अभिप्रेरणा पैदा होती है। प्रशंसा से व्यक्ति के अंदर आगे प्रोत्साहन मिलता है और वह आगे कार्य करता है, प्रोग्रेस करता है। खेल के माध्यम से अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है। सामाजिक कार्यों में सहभागिता, इसके अलावा उचित शिक्षण विधि, हमारी शिक्षण विधि अगर बोरियत करने लायक है तो कोई बच्चा प्रेरित नहीं होगा, और हमारी शिक्षण विधि में वो प्रभावशालीता है तो बच्चा प्रेरित होगा। कक्षा का वातावरण, दोस्तों कक्षा का वातावरण हमको प्रेरणा पूर्वक बनाना चाहिए। लोग बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि बच्चे आगे की दिशा में सफलता प्राप्त करते जाएं। नेक्स्ट दोस्तों, विभिन्न नवाचारों का प्रयोग, यानी शिक्षा में नए नवीन प्रयास हो रहे हैं, नवीन जो कार्य हो रहे हैं उनको हमें कुछ शिक्षा में लाना चाहिए ताकि बच्चे आगे कार्य कर सकें और प्रोग्रेस कर सकें। ओके दोस्तों, अब समय आ गया है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अभिप्रेरणा पार्ट फर्स्ट में हमने जो प्रश्न पूछे थे उनके सही जवाब देने का। तो दोस्तों मैं आपको सही जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा प्रश्न जो मैंने पूछा था उसमें वो ये रहा आपके सामने। दोस्तों मैंने पूछा था कि अभिप्रेरणा का आधार क्या है। अभिप्रेरणा का आधार क्या है, आपके लिए 3 ऑप्शन थे, आवश्यकता, चालक, उद्दीपक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आवश्यकता। आप सुने, इसका सही जवाब है आवश्यकता, अभिप्रेरणा का आधार है। दोस्तों मेरा दूसरा प्रश्न था कि चालक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों चालक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वुडवर्थ महोदय ने किया था। मेरा तीसरा प्रश्न था दोस्तों, आवश्यकता कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की आवश्यकता होती है, जरूरी और गैर जरूरी। ओके दोस्तों, मेरा चौथा प्रश्न था कि अभिप्रेरणा को सजीव प्रयास किसने कहा है, अर्थात अभिप्रेरणा को सजीव प्रयास किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा को सजीव प्रयास अविरल मनोवैज्ञानिक ने कहा है, अविरल। ओके जी, मेरा अंतिम और फाइनल प्रश्न था कि उत्तेजना को कितने भागों में बांटा गया है, और मैंने इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 2, 3, 4, 5। दोस्तों अभिप्रेरणा को 3 भागों में बांटा गया है, अथवा अभिप्रेरणा उसके उत्तेजना के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि हमेशा की भांति इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।